तो चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ग्रेविटी। इसके पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 हम कल करवा दिए थे। तो चलिए, इसको बगैर समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हम आपको समझा दिए थे, कल हम भार तक समझा दिए थे, कल हम भार तक बता दिए थे, है ना। तो इसके आगे के हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक जहाँ से शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारे प्रणोद 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 तथा दाब। प्रणोद तथा दाब। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है प्रणोद और दाब क्या है, समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बैनर है। हमारे पास क्या है, एक बैनर है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का, जैसे आप बोर्ड लगाते हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम समझा रहे थे, हमको बोर्ड लगाना है या कोई किसी प्रकार के मैप लगाना है, तो हम दीवार में कैसे करेंगे, ऐसे उसको चापेंगे, सटाएंगे, उसको पकड़ेंगे ऐसे करके, है ना। तो हमारा जितना क्षेत्रफल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। हम हाथ को ज़्यादा क्या करेंगे, इस पर दबाएंगे, है ना। तो प्रणोद का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा एरिया घेरेगा। क्या घेरेगा, ज़्यादा एरिया घेरेगा, है ना। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक और हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कील है। क्या है, कील है। अब आप जरा बताइए कि ये जो कील है इसका क्षेत्रफल और जो ये बैनर है या पोस्टर है इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल अगर इसको हम बढ़ा दें तो दाब कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। और इसको देखिए, क्षेत्रफल कम रहेगा, क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि पानी में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास काटी है, तो काटी का क्षेत्रफल कम होने से अगर हम उस पर दबाव डालते हैं तो एरिया कम होने के कारण क्या होता है, वो आसानी से गड़ जाता है। लेकिन वही अगर बोर्ड को अगर हम चाहें कि पूरा बोर्ड दीवार में घुसा दें, ये संभव नहीं है ना। तो प्रणोद और दाब क्या है, तो प्रणोद और दाब का मतलब है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत, समझिए गौर से, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल, कैसा बल, लंबवत लगने वाला बल, लंबवत लगने वाला बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, है ना। बल को प्रणोद कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, हमने कहा कि किसी वस्तु की सतह, कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए है ना, वस्तु है, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल जो ले रहा है पूरे में, तो लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। वही अगर बात करें, दाब की बात करें, तो जो दाब होती है, देखिए समझिए एकदम बेहतर तरीके से, जो दाब होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि प्रति एकांक पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति, है ना, क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसी सूत्र से समझिए इसको। हमने कहा कि दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, तो प्रति क्या नीचे है तो लगाएंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से छोटी सी जगह पर जो बल लग रहा है वही बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा दीवार है, उस पर हमको काटी छिड़ना है, तो दीवार की चौड़ाई लंबाई तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम एक जगह कहीं वार कर रहे हैं, तो एक जगह कहीं हम वार करेंगे तो आसानी से खुल जाए। क्यों, क्योंकि उस पर दाब ज़्यादा लग रहा है ना। और यही बैनर है जिसको हमको पूरा कैस के धरना पड़ेगा दोनों हाथे, है ना, तब उस जगह पर हम क्या करेंगे, उसको रोक पाएंगे या लगा पाएंगे। तो उम्मीद है प्रणोद तथा दाब आपको समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इस कुछ मात्रक है जो याद रखिएगा। जैसे दाब का एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसी को कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, प्रति मीटर। तो इसको हटा देंगे, निकल जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब इसके आगे का जो पॉइंट है उसको समझते हैं। देखिए, इसके आगे का जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है, ये पॉइंट नंबर 8 है। सॉरी, कल हम 7 तक बताए ना, 6 तक बताए थे, तो 7 है। ये पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अब अगला पॉइंट है तरलो में दाब। अब इसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ा है। क्या है, घड़ा, कोई मान लीजिए तसले ले लीजिए, घड़ा तो है तसला, क्या तसला, या फिर गर्मी के समय घड़ा भी रख सकते हैं पानी ठंडा करने के लिए। देखिए, तो मान लीजिए घड़ा है, इस घड़ा में क्या भर दिया, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब पानी भर दिए तो जितना एरिया पानी घेरेगा, जितना एरिया में पानी घेरेगा,
वो पानी जो है प्रत्येक जगह पर यानी कि इस सतह पर जितने एरिया घिर रहा है उस घड़े के प्रत्येक सतह पर पानी जो है क्या करेगा, बराबर दाब लगाएगा, बराबर बराबर दाब लगाएगा, बराबर दाब लगाएगा, है ना। तो तरल में तो पानी भी आ जाएगा, है ना। अन्य प्रकार के लिक्विड पदार्थ भी आ जाएंगे, वो सब क्या है, तरल है। तो तरल जो भी हो, जो भी पदार्थ तरल के रूप में हो, उसको जिस भी पात्र में आप रखिएगा और जितना वो एरिया घिरेगा वो प्रत्येक वो एरिया में क्या करेगा, उसके अंदर समान रूप से बल लगाएगा, यानी कि बराबर दाब संचारित होगा सगरो। जितना बल यहाँ लगेगा उतने बल यहाँ, उतने बल यहाँ, उतने बल यहाँ, है ना। तो किसी भी पात्र में आप किसी भी तरल पदार्थ को रखिए, उस सारे एरिया में उसका बल क्या होगा, समान रूप से संचारित होती है। यही तरलों में दाब कहलाता है। कहने का मतलब कि सारे इंसान क्या करेगा, बराबर दाब लगेगा। अब देखिए, अब इसकी जो आगे का जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारे पास उत्प्लावन। क्या है, पॉइंट नंबर 9, उत्प्लावन। देखिए उत्प्लावन क्या होता है समझिए। जैसे आप कभी नाव पर बैठे होंगे या फिर देहात का, लेकिन तो एक से खचरा होता है सब। आज देखिए अभी बरसात का मौसम आ गया है, अब क्या करेगा, जेकर जाने आहारा होगा वह हरा में क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर के वो ट्यूब निकालेगा या फिर पुराना ट्यूब निकालेगा या फिर मोटरसाइकिल को हवा देगा और हवा देकर पानी में लेके छलांगा मार देगा। अब छलांगा मार देगा तो क्या करेगा, नहाते रहेगा। या फिर हम लोग क्या करते थे बचपन में, केला के जो थम होता है, केला हरा केला का थम लेते थे हल्का काट के और पानी आहार में ले जाकर डाल देते हैं, ओकरे पकड़ के नहाते थे डूबने से बचने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, उत्प्लावन बल क्या होता है। तो आज समझिए, आज हम लोग गाँव घर के आदमी हैं, जैसे पाए वैसे कूदक गए हरा में, है ना, लेके ट्यूब टायर जो भी मिला लेके कूदक गए और नहा रहे दिन भर। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए, अब हमने तो देखबे नहीं किए, जैसे गंगा नदी देखें, समुद्र हम देखबे नहीं किए, कभी गए नहीं किए घूरे। देखिए मान लीजिए गंगा नदी है, क्या है, गंगा नदी है। गंगा नदी में, है ना, काशी जाइएगा तो बहुत, काशी जाइए या पटना जाइए, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे क्या होता है, नाव चलते रहता है, बोट या नाव चलते रहता है ना। अब जरा समझिए, ये जो नाव जो पानी में चल रहा है, नाव जो पानी में चल रहा है, देखिए इसमें दो कारण होगा। एक तो कोई वस्तु जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नाव बोल रहा, नाव की जगह कोई भी वस्तु हो सकता है कि आप कुछ और मान रहे हो, कुछ और देखा था। देखिए यहाँ पे जो पानी में डूबने का जो क्राइटेरिया होता है, या तो आंशिक रूप से डूबेगा कोई वस्तु, डूबेगा, या तो कोई वस्तु पूर्ण रूप से डूबेगा, यही हो सकता है। या तो आधा डूबेगा या तो पूरा डूबेगा। इसका मतलब है कि पानी के घनत्व से उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए वस्तु डूब गया। अगर आंशिक रूप से डूब रहा है तो इसका मतलब है कि पानी कुछ उस पर बल लगा रही है ना, और उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसी जैसे कोई वस्तु, जैसे हमने कहा नाव का, तो नाव तैर रहा है, इसका मतलब है नाव, देखिए हल्का ये जो नाव होता है, जैसे मान लीजिए नाव है, क्या है, नाव है। देखिए ये क्या है, नाव है, पानी में जैसे नैया डोबे वैसे मोर सैया डोले। देखिए नाव पानी में क्या कर रहा है, डोल रहा है। अब देखिए ये पानी का, ये जो नाव का इस सिरा जो क्या होता है, इस सिरा पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं आंशिक रूप से डूबा हुआ, पूर्ण रूप से नहीं डूबा, आंशिक रूप से डूबा हुआ है। अब क्या करेगा, नीचे से बल जो पानी है एक फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। इस कारण नाव जो क्या है, पानी के ऊपर तैर रहा है, छलाइल है। इसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। और देखिए हमने कहा केला के थाम डाल दीजिए, एकरा पर 2-4 गो बैठिए, देखिए कभी आगे वाला डूबेगा, कहीं पीछे वाला, जाने ज़्यादा वजन होगा तने डूबेगा, है ना, गिरिएगा फिर बैठ के जाके बैठिएगा, फिर जाके, ऐसे क्या होता है। तो गाँव घर के लेकिन ऐसे ही केला के थाम या ट्यूब लेके उड़ते रहता है ना, नहीं डूबता है, क्यों, क्योंकि पानी में कुछ बल लगा रहा है ना। कभी पानी में चितानिया तैरे होंगे ना, क्या करते हैं, पीठ के भाले तैरे होंगे, तो देखिए आपका शरीर हल्का रूप से डुबल रहता है और पैर पटकते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, पानी जो है कुछ बल लगाता है, और इसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, किसी वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। और इसी बल के कारण समुद्र में जहाज, बड़े नाव या पनडुब्बी वगैरह आसानी से क्या होती है, चल पाती है। या लकड़ी की गुद्दी डाल दीजिए, है ना, ये सब क्या होता है, उत्प्लावन बल के कमाल ही है कि ऊपर तैरते रहता है, क्योंकि पानी भी क्या करता है, एक बल लगाता है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पानी का गहराइया जितना ज़्यादा रहेगा, उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगेगा, है ना। अब मान लीजिए कहीं पानी तनी सो है और ओकरा में लेकर नाव कूदेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम गंगा नदी के एग्जाम्पल लिए, आप मान लीजिए कि हम रफीगंज के रहने वाला है, आप धावा नदी में लेके चल गए, तो नाव चलता है, डूबिए नहीं जाता है, क्या है कि पानी कम है, तो उत्प्लावन बल उतना नहीं लगेगा, और उत्प्लावन बल उतना नहीं लगेगा तो नाव डूब जाएगा, बात समझे, है ना। तो पानी का गहराइया जितना ज़्यादा रहेगा, उत्प्लावन बल उतना अधिक लगेगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, है ना, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा,
इसका एग्जाम्पल याद रखेगा, जहाज़ों का तैरना, नाव का चलना, है ना, सूखी हुई कोई वस्तु का तैरना, कोई भी वस्तु पानी में फेंक देते हैं तो पानी की सतह पर तैरना, ये क्या है, उत्प्लावन बल का कमाल है ना। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखिएगा, बन जाएगा। अब देखिए, इसी बात को पूर्ण रूप से, इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब उसको समझिए। तो जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लागू होता है। तो अगला पॉइंट हम बनाते हैं, अगला पॉइंट इनकी पॉइंट नंबर 10, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत से एक ही बात याद रखें, जितना भी तैरने डूबने वाला वस्तु रहेगा, तैरने वाला डूबने वाला जितने भी वस्तु, वो किस पर लागू होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लागू होता है। तैरने, है ना, तैरने या डूबने, जैसे पनडुब्बी पानी के अंदर नहीं चलता है, तो तैरने और डूबने वाला जितना भी वस्तु है उस सब पर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। समझिए गौर से। अब देखिए, अब वही बात, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई मान लीजिए न देखें, मान लीजिए कि वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, ये वेस्ट ऑफ बंगाल की क्या है, खाड़ी है, खाड़ी है, ये वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी है ना, खाड़ी है। अब जरा समझिए कि एकरा में बड़े बड़े कोलकाता बंदरगाह पर कोई क्या आ रहा है, जहाज आ रहा है, तो इसमें से तैर का, अब वो जहाज जब चल रहा होगा तो जैसे मान, फिर से वही बात हम बताते हैं, कोशिश करते, देखिए मान लीजिए बड़ा सा क्या है, जहाज है, बड़ा सा जहाज है ना। अब ये जहाज क्या करेगा, जहाज की हिस्सा क्या रहेगा, डूबा हुआ रहेगा, डूबा हुआ है ना, डूबा हुआ रहेगा, पूर्ण रूप से तो डूबता नहीं, पूर्ण रूप से डूबेगा तो चलेगा इसे, है ना। मान लीजिए क्या है, पूर्ण क्या है, आंशिक रूप से डूबा हुआ, आंशिक रूप से क्या है, डूबा हुआ है। और क्यों, क्योंकि इस पर देखिए, जो वस्तु जितना डूबेगा, इसका मतलब है कि उतना द्रव हटा रहा है। जैसे इस समझिए, यहाँ समझिएगा तो फिर लेंदी हो जाएगा, यहाँ समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पात्र है, क्या कोई पात्र है, इस पात्र में आप क्या किए, ये पात्र में क्या किया कि पानी भर दिए, क्या किए, पानी भर दिए। आपने कहानी सुना होगा, कंकड़ जो घड़ा में, कौवा को जब प्यास लगा तो आके घड़ा पर बैठ गया, पानी था उसको नीचे, पानी क्या था उसको नीचे, अगर चोंच नहीं पहुंच पाया पानी तक तो क्या किया, कंकड़ चुन चुन के एकरा में डाल दिया। अब कंकड़ चुन चुन के जैसे एकरा में डाला तो पानी क्या हो गया, जब कंकड़ नीचे बैठा तो पानी ऊपर उठने लगा। मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु पानी में तैरती है तो वस्तु जितना डूबता है उतना पानी को हटा देता है, पानी को क्या करता है, हटा देता है। समझ में आया बात। तो वही कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस दिशा में एक बल महसूस होता है। बल जो होता है, जो बल महसूस होता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। और यही बात यहाँ पर हम समझाए आपको कि घड़ा है, मान लीजिए कोई पात्र, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या किया, इसको और एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास क्या है, एक घड़ा है, क्या है, मेरे पास एक घड़ा है। समझिए इसको बढ़िया से, है ना, साइंस समझने का चीज़ है दोस्तों। मेरे पास क्या है, घड़ा है। देखिए, ये घड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है बाबू सोना लो, ये क्या है, पेड़ है। आइए, पेड़ पर एक कौवा बैठी हुई है, आई बेचारी के प्यास लग गया, इन्हें उन्हें देखा, इसको मिला घड़ा, आई घड़ा पर बैठ गई, लेकिन देखी कि पानी बड़ी नीचवा है, पानी क्या है, यहाँ है, पानी कहाँ है, यहाँ है, इतने पानी है, ये अपन चोंच मार रही, पहुँची ना रहा, चोंच उड़ा लेकिन इतने पहुँच रही। अभी दिमाग लगाती है, देखती है आसपास क्या है, कंकड़ है, क्या है, कंकड़ है। इस कंकड़ को क्या करती है, उठा के ग्राम में डालना शुरू कर देती है। जैसे डालती है पानी के लेवल ऊपर आ जाता है, क्योंकि नीचे कंकड़ हो गया, तो कंकड़ अपना स्थान ले लिया, तो पानी ऊपरे ना भागेगा, पानी ऊपरे भागा। तो वही बात कहता है कि किसी वस्तु जो होता है, जो डूबता है, वो आंशिक रूप से जब डुबोया जाता है या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, तो उस वस्तु पर एक बल महसूस होता है, और बल वही होता है जो हटाए गए तरल जो भाग होता है उसके बराबर होता है। कहने का मतलब कि इतना कंकड़ डाल देगा तो पानी पुनः इतना सिरा में और आ जाएगा जितना सिरा में वो पहले से था। समझ में आया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसका कुछ अनुप्रयोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, पहला है जलयान, क्या है, जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाए गए हैं। डिजाइन किनके सिद्धांत पर बनाए गए हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाए गए हैं। दूसरा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दूध मापी, है ना, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध मापी यंत्र का इस्तेमाल किनके सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। फिर इसके बाद एक और होता है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रोमीटर क्या करता है ना, द्रवों में आर्द्रता की द्रवों में घनत्व की जांचता है, द्रवों में घनत्व को मापता है, घनत्व को मापता है ना,
मापता है, द्रवों में घनत्व को मापता है। एक होता है हाइग्रोमीटर, वायु में आर्द्रता को मापता है। यहीं से ध्यान उसको भी रखिएगा, शायद आपका क्वेश्चन पूछ दे। एक होता है, यहाँ पर समझा देते हैं, हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ये क्या करता है? ये वायु में आर्द्रता को मापता है। वायु में आर्द्रता को मापता है। कौन? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व को मापता है। द्रवों में कितना घनत्व है उस घनत्व को मापता है हाइग्रोमीटर। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, देखिए इसमें है अपेक्षिक घनत्व। देखिए अपेक्षिक घनत्व समझने से पहले आप केवल घनत्व को समझिए, केवल इसको समझिए कि घनत्व होता है कैसे, समझिए। देखिए कहता है देखिए घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। तो फुटबॉल ये हमारा वस्तु है। इसके आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, या फिर कलम है, ये भी तो वस्तु है ना, वस्तु। तो किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं ना, आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी वस्तु का जो घनत्व होता है उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन को सुनिए, घनत्व क्या होता है? मैंने कहा कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका क्या होता है? मात्रक होता है। याद रखिएगा इसको, मात्रक होता है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वस्तु का जो घनत्व होता है वो अलग अलग। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे फुटबॉल लिया, आपका नियत बिगड़ जाए, आप कहिए कि ना हम फुटबॉल कहाँ लेंगे मास्टर, हम कुछ और गेंदा ले लेंगे, या फिर कोई अंटा ले लेंगे, अंटा बड़ी लेकिन खेलता है, अंटा ले लेंगे। तो प्रत्येक वस्तु का घनत्व उसका भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। अंटा लीजिएगा तो उसका घनत्व और होगा, कुछ अलग से लोहा का टुकड़ा लीजिएगा तो उसका घनत्व कुछ और होगा, पेन लीजिएगा तो उसका घनत्व और होगा, किताब लीजिएगा तो उसका घनत्व और होगा, इस कॉपी पर लिख रहे हैं इसका घनत्व कुछ और होगा। तो हर एक वस्तु का घनत्व भिन्न होता है। अब समझिए, अब एक दो घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोना है ना, लड़की लोग का सोना बड़ी डिमांड होता है। तो जो सोना का घनत्व होता है 19,300 kg पर मीटर क्यूब, पर घन क्यूब कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद जो पानी का जो घनत्व होता है, दो याद रखिएगा, पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 ग्राम किलोग्राम प्रति घन होगा। इसका भी वही होगा, किलोग्राम प्रति घन, है ना। 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये भी वही होगा, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये क्या होता है? पानी का घनत्व है और ये सोना का घनत्व है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है इसी का, अपेक्षिक घनत्व। अब समझ लीजिए, अब देखिए अपेक्षिक घनत्व, अब पूरा इसको समझिए। अपेक्षिक घनत्व, देखिए अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व बराबर जो होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। याद रहेगा, यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। कोई भी वस्तु रहेगा, जैसे मान लीजिए सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, और कुछ भी हो, दही हो, माठा हो, ताड़ी हो, दारू हो, कुछ भी हो, उसका घनत्व और पानी का घनत्व से क्या करेंगे? हम भागा दे देंगे, तो उसका अपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा, है ना। और ये जो अपेक्षिक घनत्व का इसका ये समान राशि है ना। क्या है? ये समान राशि है। जैसे घनत्व और अपेक्षिक घनत्व एक समान राशियाँ है। क्या है? एक समान राशि है ना। क्या? सामान्य राशि है, समान राशियाँ है, समान राशियाँ क्या? समान राशियाँ का अनुपात है, समान राशियाँ का अनुपात, इसको इसे समझ लीजिए, समान राशियाँ का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, है ना। तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। बस समझ में आई। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, है ना। और हमारा यदि क्लास अच्छा लगा तो एकदम प्यारा सा लाइक मार दीजिएगा और तनी सब्सक्राइबो कर लीजिएगा, और दोस्त यार जो होगा उसका तनी शेयरो कर दीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।